हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं है ना क्लास 10 का मॉडल सेट। और वो आज कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे? सोशल साइंस का, है ना। किसका? सोशल साइंस का। तो बिना लेट करते हुए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम 6 फरवरी से है और हमारा मॉडल सेट क्या आ चुका है। तो सोशल साइंस का सब आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो जैव संसाधन का उदाहरण क्या होता है? मनुष्य, जल, सूर्य ताप, लोह अयस्क जैव संसाधन नहीं है ना। सूर्य ताप भी जैव संसाधन नहीं है, जल भी नहीं है। ये कौन है? मनुष्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, है ना। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। तो क्या होना चाहिए? अब देखिए इसमें क्या है? न्याय संगत। न्याय संगत होगा तभी तो होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। और अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? निकोबारी जो कबूतर है वो किस जातियों के श्रेणी में आता है? ठीक है, सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां कि स्थानिक जातियां कि लुप्त जातियां? ये कौन सी? स्थानिक जातियां। कहीं कहीं ये पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब क्या हुआ? कौन मिलता जुलता नहीं है इससे। तो कौन मिलता जुलता नहीं है? महानदी हीराकुंड परियोजना। महानदी में हीराकुंड परियोजना है। चलिए, टांका भूमिगत जल टैंक, माने भूमिगत टांका किसको कहते हैं? भूमिगत जल टैंक को, है ना। भूमि के नीचे जो जल टैंक रहता है उसको कहते हैं क्या? टांका। इल्तुतमिश हौज खास ये भी है ना। गंगा भाखड़ा नागल परियोजना ये नहीं है। तो पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें यदि आप इंग्लिश मीडियम से कोई है तो इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेम टू सेम आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो आपको यहाँ पे बता दूं मैं, रबी फसल को कब बोया जाता है जी? शीत ऋतु में, यानी कि अभी जो ठंडा का दिन है उसी समय इसको बोया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या बोया जाता है? खरीफ फसल को, है ना। वर्षा ऋतु में किसको बोया जाता है? खरीफ फसल। और ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल को बोया जाता है। किसको बोया जाता है? जायद फसल को। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रिक दिया हुआ है जिससे आप ये फसल को कब बोया जाता है इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। कौन सी ऋतु? जग्गू रस खूब, है ना। तब ज से क्या हो गया? जायद, है ना। ग से क्या हो? ग्रीष्म ऋतु, है ना। तो जग्गू को बोल रहा है रस खूब, माने कुछ गन्ना वन्ना कुछ खा रहा होगा, ऐसे बोलिए, है ना। तो बोले रस खूब है एकदम मस्त, तो ऐसे। तो ज से क्या हो गया? जायद, ग से ग्रीष्म ऋतु, र से रवि और स से क्या हो गया? शीत ऋतु। ठीक है, रबी फसल कब? शीत ऋतु में, यही ना। देखें, ख से खरीफ और ब से क्या? बरसात, वर्षा ऋतु में। ठीक है, ये ट्रिक है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ट्रिक से याद रखिए। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय जो है किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या? रोपण कृषि। रोपण कृषि किसको कहते हैं? कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। और चाय जो है इसी प्रकार से उगाया जाता है, इस वजह से ये कौन सा कृषि होगा? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोह अयस्क। कौन सा है? लोह अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो पाइपलाइन द्वारा आप जानते हैं अभी हर घर जल, ये भी जो आपको पहुंचाया जा रहा है, जल जो पहुंचाया जा रहा है ये किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है ना। पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। कच्चा तेल ये भी पाइप के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है ना। पेट्रोल ये भी पाइप के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सभी क्या किया जा सकता है? पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है,
हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? अनुसूची आप जानते हैं, है ना, कितने अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? अनुसूचियां टोटल 12 हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में से जो भाषा को रखा गया है, जो 22 ठो भाषा है, उस 22 भाषा को कौन सी अनुसूची में रखा गया? अनुसूची 1 में कि अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, इस तरह से कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची किस में है? 8 में। ये कौन सी अनुसूची? 8 में। ठीक है। और अनुसूची, टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? है ना, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है ना? महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो कितना पद है? ये इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। किसमें? स्थानीय शासन व्यवस्था में। किसमें? स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद क्या है हमारा, हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया? 1/3, 1/4, 2/3, 3/3। तो आप जानते हैं 33%, जानते हैं ना 33%। 33% मतलब क्या? 1/3। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम फटाफट क्वेश्चन को एकदम मतलब तोड़ फोड़ के रख दीजिए, है ना, और आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और इतना मेहनत कीजिए कि दिखा दीजिए अपनी ज़िंदगी में हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, है ना, ये आपका 10th जो रिजल्ट होता है ये थोड़ा जानने के लिए लोग इच्छुक होते हैं, तो आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए ताकि आप क्या कर सकें, कुछ करके दिखा सकें। आगे आपको गांव के बच्चों के लिए और भी बहुत बेहतरीन चीज़, बेहतरीन अवसर है, क्योंकि गांव के बच्चों को वही, जैसे माता पिता भी चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आ गया, तब उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने। इस वजह से एकदम फोकस रखिए। अभी लास्ट एग्जाम बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, इतने तबड़तोड़ मेहनत कीजिए कि एकदम सफलता शोर मचा दे। ठीक है, एकदम शांति से मेहनत कीजिए और तन मन दिल से पढ़ाई कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1954 से 1968 के बीच में। ये अब बस डेट है तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? फीसदी में प्रतिशत। भारत के क्या विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व जो है वो कितना प्रतिशत है, कितना फीसदी है? तो ये 5% से भी कम है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, माने दुइये को दल है ना, कौन सा ऐसा देश है? ठीक है, तो भारत तो ईरान है हो चाचा। ठीक है, अमेरिका में ऐसा, किसमें? अमेरिका में। ठीक, समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? ये तो कल परसों हाल में तो करबे किया जी, है ना, मतलब कब? 2008। ठीक है, ये हाल फिलहाल। चलिए, बोल्विया में पानी के निजीकरण के लिए निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? है ना, बोल्विया में किसने किया था? है ना, पानी का मांग जो कर रहा था, पानी का जो वहाँ पे क्या कर दिया गया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया गया था उसको। वो फिर आंदोलन जो किया था उसके खिलाफ में, वो किसने आंदोलन किया था? फेडेकोर ने। किसने? फेडेकोर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ना? निम्नलिखित में से एक कारण जो शिशु मृत्यु दर क्या हो गया, कम हो गया, कहाँ पे? केरल में। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और वो सिर्फ क्या है, पढ़ाई लिखाई प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं, है ना। बाकी और भी चीज़ है, लेकिन मुख्य कारण जो है पढ़ाई लिखाई आप बेहतर तरीके से करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो सुधर जाएगा खुद बाय खुद, है ना। एट फर्स्ट यू हैव टू स्टडी। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो इसमें है कहाँ पढ़ाई लिखाई है चाचा, है ना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? क्या बताया गया? निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित, संगठित और एक क्या होता है असंगठित। तो संगठित में किसे नियोजित किया जाता है? कृषि मजदूर? नहीं, ये संगठित में नहीं आया। कब करेगा, नहीं करेगा। संगठित मतलब क्या होता है? एकदम निश्चित काम होना चाहिए, निश्चित एगो तनख्वाह होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। छुट्टी मिल गया कुछ तो उसका भी 1 आध दिन का सैलरी रहना चाहिए, मतलब छुट्टियों का भी बहुत ज़्यादा यदि नहीं छुट्टी है तो ये सारा चीज़। तो कृषि मजदूर में तो ऐसा ये संगठित नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऐसा हो सकता है कर्मचारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी जो कर्मचारी है उन लोगों का ऐसा होता है। लघु उद्योग के श्रमिक ये भी नहीं है और कबाड़ी वाला ये भी नहीं है, ये सब तो कहा। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, इसको किस क्षेत्र में माना जा सकता है? संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है।
नेक्स्ट, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जितना भी उपाय दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा उपाय किया जाता है जिससे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, है ना, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई। तो ये तीनों से क्या होता है, आपका बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है, आपका रोजगार की अवसर बढ़ सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये तीनों है, दैट मीन्स 1, 2 और 3 तीनों, है ना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। एंड वी आर टू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। भारत सरकार की ओर से करेंसी जो नोट जारी करती है वो कौन सरकार माने कौन करती है ना। आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब क्या, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेम है यार, एक ही है, क्या बोले। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। राम और श्याम क्या है, दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है ना, 20,000 रुपया क्या लिया, कर्ज लिया। राम ने 1.5% मतलब 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से, प्रति माह मतलब कितना हो गया, प्रति माह हो गया 1.5%, तो वो पूरे साल में कितना देंगे 18%, क्योंकि 12 महीने में हर एक महीना 1.5, तो कितना हो गया 18%, है ना। एक व्यापारी से कर्ज लिए, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8%, ये प्रतिवर्ष कितना हो गया 18%, और श्याम ने कितने प्रतिशत 8% के लिए, ठीक है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है ना, मतलब इसको क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इसको क्या लग रहा है, कम लग रहा है, श्याम को कम लग रहा है और राम को क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ये दोनों कथन रहेगा सत्य रहेगा। और यदि इसमें उल्टा रह गया, मैंने राम को ज़्यादा और श्याम को कम, तो देखिए यहाँ पे राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, है ना। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, श्याम को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, नहीं, गलत है। राम की हालत, ये सबसे क्या लेना देना, ये हमारा कुछ जिक्र नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसमें श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है ना। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, बिल्कुल सही, है ना, ये सही है। बोल रहा है कि जबकि श्याम ने कर्ज लिया, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बोल रहा है राम की हालत ज़्यादा क्या है, खराब है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ठीक है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, श्याम ब्याज तो मिल नहीं रहा है, सब तो दे रहा है, तो ये सब गलत है, समझे कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया, कब, ये अक्टूबर 2005 में किया था। कब किया था, अक्टूबर 2005 इज द करेक्ट आंसर। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद, है ना। तो क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर कटप्पा, ठीक है। आंसर रेनन किस देश के दार्शनिक थे, ये कहाँ के थे, ये फ्रांसीसी थे, है ना, फ्रांस के थे, ठीक। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कौन नहीं जानता है ना, 1789 में, 9th में भी पढ़ना था, 10th में भी देखे थे, ठीक है। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, यंग इटली, है ना, इसके कौन थे, जुत्सेपी मैत्सिनी, जुत्सेपी मैत्सिनी, है ना। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना, आप जानते हैं 1915, है ना, कब 1915, वो भी 9 जनवरी को, कब 9 जनवरी 1915 को ये क्या हुए थे, वापस लौटे थे, है ना। जिस दिन 9 जनवरी 1915 को क्या प्रवासी मजदूर दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वापस लौटे थे प्रवास। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में, महात्मा गांधी के बीच में। कहाँ महात्मा गांधी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, ठीक है।
1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? किस देश में बहुत तेजी से फैली हुई थी, है ना, रिंडरपेस्ट बीमारी, है ना? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे फैली हुई थी, है ना, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी फोर, बाहुबली। निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, है ना? मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा देश था? ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन? नहीं सर, है ना। केपलर? नहीं। जेम्स हारग्रीव्स? जेम्स हारग्रीव्स बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कटप्पा से होता है इस क्वेश्चन का अंत। और आज का जानेंगे हम लोग मोटिवेशन कोट, बहुत ही बेहतरीन, और आप लोगों को हारना नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या है मोटिवेशन कोट, बहुत ही बेहतरीन। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ करके दिखाने का। हौसला है जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।